Hello all of you. Now let's see a very simple chapter called as Settlement Commission and Advance Ruling. अब ये दोनों जो पॉइंट्स है सिंपल सिंपल है, छोटे छोटे से है, और वैसे ही चैप्टर कैटेगरी सी वाला है, यानी कि ओवरव्यू लेके आपको रखने का है. एक आध क्वेश्चन इस पे आएगा, अराउंड 5 मार्क्स मैक्सिमम, और वो भी कोई हर एग्जाम में नहीं आता, 2-3-4 एग्जाम छोड़ के एक आध बार पूछा जाता है. तो चलो देखते हैं. सेटलमेंट का मतलब है मांडुली. दोनों का पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं. सेटलमेंट का मतलब है पहले सेटलमेंट देख लेते हैं, फिर एडवांस रूलिंग में जाएंगे तो वो देखेंगे. सेटलमेंट का मतलब है मांडुली. मांडुली बॉम्बे वर्ड है. इसका मतलब है कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज कर लेना. तो कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा? डिपार्टमेंट और आप यानी असेसी मिलके कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे. कौन से केसेस में ये होता है? वो केसेस में होता है जहां पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो. सिचुएशन शुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जहां पर कोई रिकॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है. टैक्स इवेजन है ये आप जानते हैं, डिपार्टमेंट पकड़ नहीं पाएगा बिकॉज दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन इन देयर पोजीशन. डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, लेकिन वो भी जानते हैं कि आपका टैक्स इवेजन है. बट सिंस देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस दे विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ फाइनली. अभी तो असेस कर भी दे, लेकिन जब आगे केस कोर्ट में जाएगा तो फेल हो जाता है, तो डिपार्टमेंट को भी लॉस होता है. They are unable to catch hold of the assessee, they are unable to recover the tax in the absence of information, in the absence of evidence. लेकिन अगर पकड़े जाओगे तो फिर जेल भी होती है, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टीज भी लगती है. तो आपको भी डर है सारा कहीं मैं जेल में ना जाऊं, उनको डर है कि हमारा एविडेंस शॉर्ट ना पड़ जाए. तो ऐसी जो सिचुएशन होती है कॉम्प्लेक्स, जहां पे क्लैरिटी नहीं है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है सेटलमेंट का. तो इसमें ऐसा है कि पहले तो केस होना चाहिए. केस का मतलब है कि 143, 147 कोई भी एक असेसमेंट चालू होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए. तो उन्होंने नोटिस दे दिया है आपको असेसमेंट ओपन करने का, असेसमेंट चालू हो गया है, लेकिन ऑर्डर अभी आया नहीं है. तो इस बीच में आप यानी असेसी को राइट है to make an application to settlement commission. तो आप यहां चले जाए, सेटलमेंट कमीशन को जाकर के पूरा सच बताने का है. फुल ट्रूथ हैज टू बी स्पोकन देयर. पूरा सच आप बताएंगे, कहां कहां से टैक्स इवेजन किया, कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम थे, कैसे कमाया आपने, पूरा पूरा डिटेल वहां जाके डिस्क्लोज करने का है. और फिर सेटलमेंट कमीशन जो है, उसका नाम ही है सेटलमेंट. देखो, तो डिपार्टमेंट को टैक्स मिल जाता है, यू वॉलंटरीली एक्सेप्ट एंड यू वॉलंटरीली पे टैक्स एंड इंटरेस्ट. 234 एबीसी जो इंटरेस्ट होता है वो आप भरो, उतना आप करो कॉम्प्रोमाइज. तो डिपार्टमेंट क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा कि दे मे वेव ऑफ द पेनल्टीज ईदर फुल्ली और पार्टली एंड गिव यू इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन जो है वो छोड़ देंगे, यानी आपको जेल में नहीं डालेंगे. तो आपको डर वही था ना कि जेल में जाऊंगा, तो जेल से बचना है तो गो फॉर सेटलमेंट ऑफ केस. सो लेट्स सी, इसमें कुछ डेफिनेशंस अपन देखेंगे. पहले बेसिकली केस क्या होता है, क्योंकि केस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. केस होगा तो ही आप सेटलमेंट में अप्लाई कर सकते हो. अगर केस ही नहीं है तो क्या अप्लाई करोगे? झगड़ा ही नहीं है तो सेटलमेंट का ही का है ना. तो झगड़े का मतलब है केस. तो वो अपन डेफिनेशन देखते हैं. फिर झगड़ा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है वो अपन देखेंगे. दैट इज पेंडेंसी ऑफ द केस. तो केस क्या है और वो पेंडिंग कब होता है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक होता है, वो 2 पॉइंट्स अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे. और वो केस जब पेंडिंग होता है तो उसके बीच में आपको एप्लीकेशन करना है सेटलमेंट कमीशन के पास. तो वो अपन देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे आप टू द सेटलमेंट कमीशन, और फिर उसका प्रोसीजर है. और उसके बाद कुछ उसके स्पेशल पॉइंट्स है, लाइक सेटलमेंट ऑर्डर एक बार आ गया तो नॉन अपीलेबल होगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स है. तो वो तो फिर सिंपल थियरी है. तो चलो देखते हैं definitions in this chapter. Unless the context otherwise require, bench means the bench of settlement commission. वो तो ठीक है. केस ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. और टैबुलर फॉर्म में दिया है तो यहाँ केस भी दिया है, एंड वेदर इट इज पॉसिबल टू अप्लाई और नॉट वो भी दिया है. केस क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे.
देन वेदर एप्लीकेशन इज अलाउड, कौन से केस में एप्लीकेशन अलाउड है और कौन से केस में नहीं है वो अपन देखेंगे. सो व्हेन इज द एप्लीकेशन अलाउड. और तीसरा पॉइंट देखेंगे कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कमेंसमेंट ऑफ केस क्या है. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ केस, द स्टार्ट एंड द एंड. तो स्टार्ट और एंड के बीच में जो है वो पेंडिंग बोलते हैं अपन, पेंडिंग केस. और ये पेंडिंग जब होगा केस तब आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सेटलमेंट. ठीक है, तो इतने पॉइंट्स अपन स्टडी करते हैं एक एक करके. लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहला आता है असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147. देखा अपन ने असेसमेंट प्रोसीडिंग के अंदर 147 स्टडी किया था. तो 147 में केस है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? आंसर है यस. तो 147 केस ही क्या होता है? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाला, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है ना, जिसमें नोटिस इशू होता है. याद है नोटिस कहां पे आता है? 148 के अंदर. कितने साल में? 4 years और 6 years और 16 years एज द केस मे बी. फॉरेन एसेट्स है तो 16 years, इंडिया में है और 1 लाख से कम है तो 4 साल, 1 लाख या उसके ऊपर है तो 6 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. याद है इतने पॉइंट्स? वेरी गुड. तो अब देखो, तो ये नोटिस आया, केस चालू हो गया, केस चालू हो गया, हम जा सकते हैं सेटलमेंट कमीशन के पास. अलाउड है? यस, वी कैन गो. तो अब देखो ये शुरू कहां से होता है, यानी हम किस दिन से सेटलमेंट में जा सकते हैं. तो देखो वहां लिखा है फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज इशूड. जैसे ही ये नोटिस इशू हुआ वहां से केस पेंडिंग हो गया, केस पेंडिंग हो गया, वी कैन फ्लाई टू सेटलमेंट कमीशन. बी में लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस रिफर्ड टू इन सब क्लॉज ए फॉर एनी अदर असेसमेंट ईयर, फॉर एनी अदर असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर्स for which a notice under section 148 has not been issued. अभी देखो मैं समझाता हूं, पहले पढ़ लो इसको. has not been issued but such notice could have been issued. could have been issued important point है, इसको अंडरलाइन करो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 4 6 16. could have been issued on such date if the return of income for the other assessment year or years has been furnished under 139. 139 में हम उन सालों का रिटर्न भर चुके हैं और इन रिस्पॉन्स टू नोटिस ऑफ 142(1). नोटिस आया 142(1) आपने पढ़ा ना, 142 में नोटिस आता है रिटर्न का, फिर अपन उसमें रिटर्न भरते हैं. तो पॉइंट यह है कि रिटर्न भरा होना चाहिए. अभी कुछ समझ में नहीं आया तो चलो बताता हूं क्या है ये. बहुत सिंपल है. Now see what it means. डायग्राम बना के बताऊं कि लिख कर बताऊं टेबुलर फॉर्म में डेट वाइज? चलो डायग्राम में ही देखते, जल्दी समझ में आता है ना. तो यहां नोटिस आया है अंडर सेक्शन 148. कौन से दिन को आया नोटिस? नोटिस इशू हुआ 1/11/18 को नोटिस इशू हुआ. अब 1/11/18 को अगर नोटिस हुआ, यानी कौन से साल में इशू हुआ? 18-19 में इशू हुआ. दिस इज 18-19 राइट. तो इसके पहले अगर मान अपन बड़े केस की बात कर रहे हैं, छोटे केस की क्या बात करें अपन? 1 लाख से कम में कोई सेटलमेंट में जाता है क्या? नहीं. तो अपन बड़े केस की बात कर रहे हैं. Obviously income escaping assessment is in crores and crores of rupees. So in that case, अगर आज नोटिस इशू हो रहा है तो कितने पिछले सालों के लिए ये नोटिस इशू हो सकता है? 6 साल. क्योंकि 6 साल में अपन नोटिस इशू कर सकते हैं ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. नाउ ये नोटिस इशू हुआ फॉर असेसमेंट ईयर 16-17. असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए इशू हुआ. वैसे कौन से असेसमेंट ईयर के लिए हो सकता है? AY अभी ये कौन सा चल रहा है? 18-19 चल रहा है, तो उसका पहला साल 17-18 एक, फिर AY 16-17
AY 15-16, AY 14-15, 1 2 3 4 13-14 एंड 12-13। यानी देखो, अगर 12-13 का केस है तो इसके बाद 6 साल में इशू होता है, यानी 1 2 3 4 5 6। 13-14 का भी केस है तो उसके बाद ये 1 2 3 4 5, 5वें साल में तो नोटिस इशू हो सकता है। 14-15 के लिए भी यह नोटिस इशू हो सकता है। ये सब जो साल है, ये 6 सालों के लिए यहां पर नोटिस इशू हो सकता है, कुड बी इशूड। पहले ये बात समझो, कुड बी इशूड। तो ये सारे वो साल है जिसमें नोटिस अंडर सेक्शन 148 could be issued in assessment year 18-19, that is on 1/11/18। तो 1/11/18 को जब उसने नोटिस इशू किया 16-17 के लिए, तो नोटिस तो सिर्फ 1 साल के लिए इशू हुआ है। देखो, इस साल के लिए इशू हुआ है, लेकिन ये जो बाकी साल है इसके लिए भी इशू हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। अब क्या हुआ कि इस साल के लिए नोटिस आया कि तुम्हारा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कुछ तो भी मिला है, रिटर्न लाओ। हमने रिटर्न तो भरा, रिटर्न भर देंगे, लेकिन हमको सेटलमेंट में जाना है। अब एक बात याद रखो, आप आगे अपन एक सेक्शन देखने वाले हैं कि सेटलमेंट आप जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक ही बार करा सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। शादी भी आजकल बहुत बार करते हैं लोग, आजकल तो नॉर्मल हो गया, डाइवोर्स देके वापस शादी करते, फिर डाइवोर्स फिर शादी। लेकिन सेटलमेंट लाइफ में एक ही बार अलाउड है, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। तो जब एक ही बार अलाउड है तो हमें ये मालूम है ना, ऑफिसर को नहीं मालूम है लेकिन हमें तो मालूम है कि हमारा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट तो यहां भी है। जो फ्रॉड यहां पे पकड़ा जा रहा है, जो टैक्स इवेजन पकड़ा जाने वाला है, नोटिस इशू हुआ है, उसको मालूम पड़ा है, वो सेम चीज तो यहां भी थी, यहां भी थी, यहां भी थी, यहां भी थी, उसके पहले भी थी शायद। अगर अपन 16-17 के लिए अप्लाई कर दे सेटलमेंट, और सेटलमेंट हो भी जाए मान लो, फिर ऑफिसर को पता चलेगा कि तुम्हारा टैक्स इवेजन तो 15-16 में भी है, 14-15 में भी है, फिर उसका नोटिस देगा कल। उसका जब नोटिस आएगा तो हम कहां जाएंगे? वी कैन नॉट देन गो टू सेटलमेंट, क्योंकि हम तो एक बार जा चुके, दोबारा जा नहीं सकते। तो यहां पर बोला गया है कि आप जब इस नोटिस के अगेंस्ट सेटलमेंट का एप्लीकेशन करोगे, शॉर्ट में लिखता हूं सेटकॉम, जब इसके लिए अपन सेटकॉम में जा ही रहे हैं सेटलमेंट करवाने के लिए, तो हम ये जो दूसरे साल है जिसके लिए नोटिस इशू हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है, इन सब सालों का भी, यानी जो बाकी साल 1 2 3 4 और 1 5, इनका भी एप्लीकेशन हम सेटलमेंट कमीशन में कर सकते हैं, इवन दो नोटिस हैज नॉट बीन इशूड, बट वी कैन स्टिल गो टू सेटलमेंट। जब जा ही रहे तो सब एक साथ करा लेते ना, अच्छा होगा। अच्छा, इसके पहले के सेटलमेंट में जा सकते क्या? इसके पहले केस में भी फ्रॉड था, 11-12 में भी था। अरे ये 12-14 कैसे लिखा है मैंने? अरे यार, कभी कभी होता है मैथ्स। हाँ, 12-13। सो कैन आई गो फॉर अर्लियर ईयर्स? आंसर इज नो, क्योंकि उसके लिए तो नोटिस ही नहीं आ सकता ना। जब नोटिस ही नहीं आ सकता तो आप पकड़े ही नहीं जा सकते। जब पकड़े ही नहीं जाओगे तो सेटलमेंट किस बात का? सेटलमेंट में नहीं जा सकते। तो बस सिर्फ पिछले 6 साल में से कोई भी एक साल में अगर सिमिलर फ्रॉड है और अपन सेटलमेंट करवाना चाहते हैं उसको भी, तो अपन जा सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का फायदा क्या है? शायद गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं चलता कि पिछले साल में भी फ्रॉड था। ये तो आदमी आ गया खुद से और भर रहा है, तो भरने दो ना यार उसको टैक्स। तो गवर्नमेंट का भी फायदा है और अपना भी फायदा है, दोनों का विन विन सिचुएशन है। तो अब आया समझ में?
तो जिस साल के लिए नोटिस आया है उस साल के लिए तो हम जा ही सकते हैं, ये क्लॉज ए में लिखा है। और क्लॉज बी कहता है कि बाकी साल जिसके लिए नोटिस इशू हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है उसको भी अपन लेके जा सकते हैं। अंडरस्टूड? वेरी गुड। फिर वापस आओ तो देखो एक बार फिर से पढ़ो। पहले क्लॉज में क्या लिखा है कि जहां नोटिस इशू हुआ है, नोटिस इशू हुआ तो पेंडिंग हो गया तो उसके लिए जाओ। और ये क्या लिखा है बी के फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस, यानी यही डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस जो है अंडर क्लॉज ए, उस दिन से अपन बाकी सालों का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदर असेसमेंट ईयर्स, एक या पूरे 5-6 जितने भी है, विच ए नोटिस अंडर सेक्शन 148 हैज नॉट बीन इशूड, नोटिस इशू हुआ नहीं है लेकिन कुड हैव बीन इशूड ऑन सच डेट, कुड हैव बीन इशूड। लेकिन कंडीशन बस क्या है कि वो जो दूसरे साल है उसका रिटर्न भरा होना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं भरे तुमने 139 या 142 में रिटर्न नहीं भरा है तो फिर तुम नहीं जा सकते। तो सेटलमेंट में जाने के लिए रिटर्न जरूरी है, इसलिए हर साल का रिटर्न भर के रखने का पहले तो। क्या भरोसा कब सेटलमेंट में जाना पड़े, तो ये गलती कभी नहीं करना कि रिटर्न नहीं भरोगे आप, हर साल का रिटर्न भर के रखने का, कम ज्यादा जो भी है लेकिन रिटर्न भर के रखो। तो वो समझ में आ गया, दैट इज अ सिंपल पॉइंट, सेक्शन 147 पहला पॉइंट। अब चलते आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेश असेसमेंट। फ्रेश असेसमेंट यानी वो असेसमेंट प्रोसीजर में पढ़ा था डी नोवो, डी नोवो असेसमेंट जो होता है या असेसमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसको रिमांड केस भी अपन कहते हैं, याद है? वेरी गुड, रिमांड केस। तो रिमांड पे जब आता है कौन से सेक्शन में आता है, या तो ट्राइब्यूनल भेजता है 254 के अंदर या कमिश्नर 263 264 के अंदर भेजता है ना, रिमांड पे। तो जब केस रिमांड पे आता है और असेसिंग ऑफिसर बैठ करके उसको वापस से जब असेसमेंट करते रहता है दोबारा से, तो उसके अंदर अपन सेटलमेंट में जा सकते हैं क्या? तो आंसर है यस, वी कैन गो, वहां भी जा सकते हैं। रिमांड पे जब आया है और असेसिंग ऑफिसर बैठकर वापस से फ्रेश असेसमेंट कर रहा है तो हम सेटलमेंट में जा सकते हैं। और ये शुरू कहां से होगा? डेट ऑन विच द ऑर्डर सेटिंग असाइड द ओरिजिनल असेसमेंट वॉज पास्ड, यानी ये 254 में जब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया कि पुराना असेसमेंट मैं सेट असाइड कर रहा हूं और फ्रेश करो, तो बस उस दिन से चालू हो गया प्रोसीडिंग, उस दिन से अपन सेटलमेंट में जा सकते हैं। या 263 264 में कमिश्नर ने पुराने असेसमेंट को सेट असाइड करते हुए कहा डू फ्रेश असेसमेंट, तो उस दिन से चालू हो गया केस, उस दिन से हम सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? टिल द फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड। देखो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है लेकिन एंड पॉइंट भी दिमाग में रखते जाओ। जिस दिन से वापस आया केस तो वहां से हम सेटलमेंट में जा सकते हैं, लेकिन कहां तक? जब तक के फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं हो जाता। अगर पास हो गया उसके बाद सेटलमेंट किस काम का? ऑर्डर पास हो गया देन नो सेटलमेंट, तो ऑर्डर के पहले जाने का है। फिर उसके बाद आता है सर्च असेसमेंट 153 ए एंड सी। ए में जिसका रेड हुआ वो होता है, सी में कौन होता है? वो अमिताभ बच्चन, याद है ना, दूसरा वाला देखे थे अपन ने असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर, रेखा जिसका असेसमेंट करती है, याद है? यस, वेरी गुड। देखो सब एग्जाम्पल याद रहते ना, मैंने पहले से कहा है आपको सारे एग्जाम्पल मेरे याद रखने का, एग्जाम में बहुत काम में आएंगे। तो वहां भी हम जा सकते हैं, देखो सेटलमेंट में हम जा सकते हैं। कहां से? तो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस इनिशिएटिंग सच प्रोसीडिंग्स एंड कंक्लूडेड ऑन द डेट ऑन विच असेसमेंट इज मेड, ऑब्वियसली। तो नोटिस का मतलब वो आता है ना, नोटिस 153 ए का नोटिस आता है, फाइल करो रिटर्न्स, तो रिटर्न फाइल करने का जैसे ही नोटिस आपको आया 153 ए के अंदर, वहां से अपन सेटलमेंट में जा सकते हैं। और लास्ट में लिखा है एनी अदर केस, तो एनी अदर केस में क्या आएगा? 143 144 रेगुलर असेसमेंट, ओरिजिनल रेगुलर असेसमेंट, ओरिजिनल रेगुलर असेसमेंट जो है वो इसमें आएंगे, तो उसमें भी हम जा सकते हैं। कहां से? तो देखो फ्रॉम द डेट ऑन विच रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर इज फर्निश्ड अंडर 139,
और इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 142(1). जिस दिन हमने रिटर्न भरा वहां से हम जा सकते हैं। तो यहां पे रिटर्न भरने से ही अपन सीधा जा सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर दी 143(2) नोटिस। 143(2) नोटिस आता ना यहाँ फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट, तो ये नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन हम रिटर्न भरे उस दिन से अपन जा सकते हैं। और कहां तक? जहां तक ऑर्डर पास नहीं होता। जो लास्ट डेट ऑफ पासिंग जो ऑर्डर रहता है ना 143 और 14 जो 153(1) में लिखा है टाइम फॉर पासिंग द ऑर्डर, वहां तक हम जा सकते हैं। तो लिखा है 139 से लेकर के, यानी जहां से अपन ने रिटर्न भरा, ये असेसमेंट ईयर होता है। यह रिटर्न भरने का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अपन ने रिटर्न भरा 139 के अंदर, वहां से लेकर के जो लास्ट डे ऑफ पासिंग ऑर्डर अंडर 153(1) और द एक्चुअल ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। अगर लास्ट डे के पहले ऑर्डर पास हो गया तो जैसे ही ऑर्डर पास हो गया फिर आप नहीं जा सकते, लेकिन ऑर्डर नहीं बना है तो लास्ट डे तक जा सकते हैं। तो लास्ट डे और द डेट ऑफ द ऑर्डर इटसेल्फ विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों में से देखेंगे विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, लास्ट डे और द डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। तो यहां से लेके यहां तक अपन जा सकते हैं सेटलमेंट के अंदर, रिटर्न फाइलिंग से लेके ऑर्डर तक यू कैन से। और अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ तो 153(1) में जो लास्ट डेट ऑफ द ऑर्डर रहता है वहां तक हम जा सकते हैं। तो वो लिखा है देखो सिंपल, 139 या 142 से लेकर के कंक्लूडेड ऑन द डेट ऑन विच द असेसमेंट इज मेड, यानी ऑर्डर, or the expiry of time under 153(1) if the order is not made। अगर ऑर्डर आ गया है तो यहां तक, ऑर्डर नहीं आया है तो फिर ये लास्ट डे जो होता है वहां तक हम जा सकते हैं। तो रेगुलर असेसमेंट का फंडा ये है, इसमें एक पॉइंट समझ लो कि इसमें केस ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। रिटर्न भर दिया यानी केस शुरू हो गया, तो फिर 143 नोटिस का कोई जरूरत नहीं है। यानी उसने केस ओपन किया असेसमेंट के अंदर तो ही आप जाओगे ऐसा नहीं है, आप वैसे भी जा सकते हैं। रिटर्न भरो, सेटलमेंट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मेरे को मालूम है कि स्क्रूटनी का नोटिस आएगा आगे, तो काय को रुकने का नोटिस के लिए पहले चले चलते ना सेटलमेंट में। दैट यू कैन डू। लेकिन आप नीचे एक पॉइंट लिख लो कि अपील में जब केस होता है, व्हेन द केस इज इन अपील्स, अपील यानी CIT अपील्स के पास या ITAT के अंदर या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो तब आप नहीं जा सकते, यू आर नॉट अलाउड। या इवन रिवीजन, रिवीजन केस है CIT वाला 263 264 वाला, सेक्शन लिख दूं तो 250 254 260 262 263 264, ये जो अपील एंड रिवीजन केसेस अगर पेंडिंग है तो यहां पे नो सेटलमेंट, you cannot go to settlement commission, you cannot get the case settled। तो सेटलमेंट बिल्कुल पहले स्टेज पे है, एजुडिकेशन स्टेज पे ही सेटलमेंट करवाने का है इफ यू वांट। ठीक है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, वो निकल गई फिर आप नहीं जा सकते। तो याद रहेगा, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं। अब यहां से प्रोसीजर चालू होता है, बहुत सिंपल, पढ़ते जाओ। एप्लीकेशन कैसे करना है? Assessee may at any stage, यानी कोई pending of case relating to him, make an application in the prescribed form containing a full and true disclosure। ये important word है, एग्जाम में लिखने का, थियरी क्वेश्चन आएगा। full and true disclosure देने का है of his income which has not been disclosed before the assessing officer। AO को तो हमने नहीं बताया था, लेकिन यहां पे बताना पड़ेगा। The manner in which such income has been derived, सिर्फ इनकम बताने से काम नहीं चलेगा, कहां से कमाया पैसा, कहां से आया, क्या हुआ था, कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम थे, वो भी डिस्क्लोज करना है। एंड द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन सच इनकम, एडिशनल इनकम टैक्स यानी कितना एडिशनल टैक्स तुम भर रहे। तो अभी मैं बताता हूं कैसे निकालते हो उसको, बहुत सिंपल है। जैसे 20 लाख का तो रिटर्न मैंने फाइल किया ही था, अब यहां पे आके कह रहा हूं कि मेरी इनकम ना तो 20 लाख नहीं 1 करोड़ थी, तो 1 करोड़ पे टैक्स निकालेंगे और जो 20 लाख पे ऑलरेडी अपन भर चुके हैं रिटर्न के हिसाब से वो माइनस करेंगे, जो डिफरेंस है वो एडिशनल इनकम टैक्स कहलाएगा। तो ये एडिशनल इनकम टैक्स अपन डिस्क्लोज करेंगे।
टू द सेटलमेंट कमीशन, एप्लीकेशन करो सेटलमेंट कमीशन के पास, टू हैव द केस सेटल्ड एंड सच एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड। तो चलो आगे, फिर कंडीशंस है। द एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल, अब सवाल यह है कि कोई भी आएगा क्या सेटलमेंट कमीशन के पास, चिल्लर लोग, पान ठेले वाला, मैं 10 रुपए एडिशनल टैक्स भरना चाहता हूं, मैं 100 रुपए, मैं 500 रुपए, अरे नहीं, हटो सब। मिनिमम एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल कितना होना चाहिए, देखो इसको याद रखने का है, एग्जाम तक तो कम से कम याद रखो। पहला पॉइंट, एप्लीकेंट हु इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सर्च वाला जो केस हमने देखा 153A या 153C में आपका असेसमेंट चल रहा है, पेंडिंग है, तो आपने मिनिमम 50 लाख से ज्यादा का एडिशनल टैक्स पे करना चाहिए, यानी यू शुड एक्सेप्ट टू पे मोर देन 50 lakhs एडिशनल टैक्स। जो पहले भरा हुआ है वो नहीं, एडिशनल, जो सेटलमेंट कमीशन में डिस्क्लोज करके जो एडिशनल इनकम अपन डिस्क्लोज करेंगे ना, उस पे जो टैक्स आएगा तो वो कितना होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा। देन एप्लीकेंट हु इज रिलेटेड टू अफोरमेंशन पर्सन अब ये रिलेटेड वर्ड एक आता है यहां, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको 10 लाख से ऊपर भरना है। टू अफोरमेंशन पर्सन लिखा है ना, यानी कौन सा पर्सन जिसके अगेंस्ट में सर्च हुआ है, तो सर्च से जो रिलेटेड पर्सन होता है, जिसको सर्च किसके अगेंस्ट हुआ, मिस्टर कौन कोई भी ले लो, मिस्टर धाड़ीवाल, तो मिस्टर धाड़ीवाल के अगेंस्ट में सर्च हुआ। अब सर्च में जब वारंट आता है तो अकेले उनका नाम नहीं रहता, उनके सारे जो रिश्तेदार लोग हैं सबका नाम रहता है, सबका नाम सर्च के अंदर रहता है, क्योंकि हो सकता है कि इसने अपनी इनकम रिश्तेदारों में बांट के रखी हो, तो उनके अगेंस्ट भी सर्च वारंट में नाम रहता है, पूरे रिलेटिव्स का नाम रहता है। तो ये जो रिलेटिव लोग हैं उनका भी केस शुरू होगा, उनका भी असेसमेंट होगा। हमने देखा ना, जितने लोगों का वारंट में नाम है सबके साथ साथ असेसमेंट होते हैं, 153A में पढ़ा था मैंने। तो ये जो रिलेटेड पीपल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे एग्री टू पे मोर देन 10 lakhs ईच। उनको 10 लाख का लिमिट है, 10 लाख के ऊपर भरने का। जो मेन आदमी था उसको 50 लाख, जो रिश्तेदार थे उनको 10 लाख, और लास्ट में लिखा एनी अदर एप्लीकेंट। एनी अदर एप्लीकेंट यानी वो नॉर्मल वाले केस, डिनोवो केस या 143, 144 वाले जो केसेस है उनमें, या 147 भी है, तो वहां पे 10 लाख से ज्यादा एक्सेप्ट करने का है। Then such tax and interest thereon has to be paid on or before the date of making the application and the proof is attached with the application. ये जो एडिशनल इनकम टैक्स आप एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो पहले पे करना है, यू हैव टू पे इट along with interest and then you have to approach the settlement commission. अब एडिशनल इनकम टैक्स कैसे निकालना है तो वो उसका टेबल दिया है, देखो नीचे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। इनकम डिस्क्लोज इन आरओआई, रिटर्न में जो इनकम हमने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं, प्लस एडिशनल इनकम दैट यू डिस्क्लोज नाउ, कमीशन के सामने जो पूरा सच अपन उगलते ना जो एओ के सामने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ अपन उगल, हाँ मेरा ये भी इनकम था, मेरा वो भी इनकम है, तो उसको कहते हैं एडिशनल इनकम दैट यू आर डिस्क्लोजिंग इन द एप्लीकेशन, वो आएगा। फिर टोटल मारो, उसका टोटल मार के उस पर टैक्स निकालो। जैसे देखो, अगर रिटर्न में हमने 50 लाख इनकम दिखाया हुआ है, सॉरी सिर्फ 5 लाख, लेकिन ये 2 करोड़ कैसे होंगे, इसको एक जीरो ऐड करो इधर, 50 लाख करो इसको। 50 लाख इनकम अपन ऑलरेडी दिखा चुके हैं रिटर्न में, 1 करोड़ 50 लाख अभी दिखाते हैं एडिशनल, तो टोटल 2 करोड़ हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, मैं लिख दूंगा क्या करना है, बाकी आप कर लेना। व्हाट यू हैव टू डू इज कैलकुलेट टैक्स ऑन 2 करोड़। तो यहां पर निकालेंगे टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, यानी 2 करोड़ पे निकालेंगे, ठीक है। फिर जो रिटर्न में अपन ने टैक्स ऑन 50 लाख जो निकाला था वो निकाल के उसको माइनस करेंगे, तो अपने को मिलेगा एडिशनल इनकम टैक्स, सिंपल। और अगर हमने रिटर्न ही नहीं भरा था, दूसरा एक केस होता है जहां रिटर्न भरा ही नहीं था, नो रिटर्न,
और अपन पूरा ही पूरा इनकम अभी दिखा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि द होल इज अनडिस्क्लोज। तो अपन क्या करेंगे, 1,50,00,000 पे यानी 1.5 करोड़ पे अपन टैक्स निकालेंगे, उसमें माइनस क्या करेंगे, नील, क्योंकि रिटर्न में तो कुछ दिखाई नहीं था ना। तो ये पूरा ही टैक्स जो है ये आ जाएगा एडिशनल। द कंप्लीट टैक्स इज एडिशनल इनकम टैक्स। सिंपल। And where the income disclosed in the application relates to more than one previous year, अगर अपन एक से ज्यादा प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेशन करते हैं, मान लो हमने 3 साल का एप्लीकेशन कर दिया, 3 साल का केस पेंडिंग था, मुद्दा वही था सेम, तो अपन ने 3 साल का एप्लीकेशन डाल दिया, तो फिर ये जरूरी है क्या कि ये ऊपर में जो देखा ना अपन ने अभी 50 लाख 10 लाख, तो वो इंडिविजुअली एक साल का होना चाहिए कि सबका मिलाकर। जैसे 143 केस चल रहा है तो अपन ने देखा ना कि 10 लाख के ऊपर आपको डिस्क्लोज करना है एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल। तो अगर मैंने 3 साल का एप्लीकेशन डाला तो फिर तीनों साल का मिलाकर 10 लाख के ऊपर देखेंगे। जैसे मैंने एक साल में कहा कि मेरे को 4.5 एक्स्ट्रा भरना है, एक साल में कहा मेरे को 3 लाख एक्स्ट्रा भरना है, और लास्ट वाले साल में मेरे को 5 लाख एक्स्ट्रा भरना है, सब मिलाए तो 10 के ऊपर जाता है, लेकिन इंडिविजुअली 10-10 से कम है। सो कैन यू मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट? तो आंसर इज यस, क्योंकि अपने को एग्रीगेट देखना है। तो वहां लिखा है द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल शैल बी कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द ईयर्स एंड द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट सो अराइव्ड एट शैल बी एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। इन्हें पहले एक साल का निकालो, जैसे हमने निकाला, एक साल का निकाल लो और फिर उसको एग्रीगेट करो, और एग्रीगेट अमाउंट फिर वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, या सर्च केस में 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो सर्च में तो 6 साल का असेसमेंट चलता ही है ना, तो 6 साल में जो अपन एडिशनल 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 दिखाएंगे वो सबको ऐड करके अपन 50 लाख देखेंगे। Then every application shall be accompanied by a fee of 500 rupees. Application shall not be allowed to be withdrawn by the applicant. एक बार आए तो अब सेटलमेंट करके ही जाना है, अब वापस नहीं जा सकते। अंदर आएंगे तो दूसरे दरवाजे से ही निकलना पड़ेगा, सेम दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। And the assessee shall intimate the assessing officer of having made an application to the commission. AO को बताना है कि हम वहां गए, आप भी आ जाओ। ये सिंपल पॉइंट्स है। और रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया है, फिर वो रिलेटेड पर्सन जो था ना, तो उसमें कौन कौन आता है देखो, तो वहां लिखा है द एप्लीकेंट इन रिलेशन टू specified person means where the specified person is an individual, any relative of the person. आपके सारे relatives आ गए, बीवी बच्चे भाई बहन माता पिता, वो सब आ जाएंगे। Then where the specified person is a company or a firm or an association of person or an HUF, then any director, partner, member or relative of such director, partner or member, ये सब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। इन रेड अगर रिलायंस के अगेंस्ट हुआ, सर्च किसके अगेंस्ट हुआ, रिलायंस के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, तो रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आएगा, अंबानी डायरेक्टर और उनके रिलेटिव्स। कोई फर्म के अगेंस्ट में रेड हुआ तो उसके पार्टनर्स और पार्टनर्स के सारे रिलेटिव्स। एचयूएफ के अगेंस्ट हुआ तो एचयूएफ के मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स, ये सब रिलेटेड पर्सन में आ गए। Then any individual who has substantial interest, यानी कि 20%, substantial interest क्या मानते हैं अपन, 20% share of profits या equity in the business or profession of this specified person or any relative of such individual. इन रिलायंस के अगेंस्ट रेड हुआ ना, तो अंबानी तो आ ही जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टर है, मैं भी आ जाऊंगा। कैसे? समझ गए आप, मेरे पास रिलायंस के है ना 20% से ज्यादा शेयर्स, तो मैं कौन हुआ, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर, तो मैं भी रिलेटिव पर्सन की डेफिनेशन में आऊंगा और मेरे रिलेटिव्स भी आ जाएंगे। बहुत वास्ट डेफिनेशन। फिर लिखा है कि कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एचयूएफ हैविंग अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, यानी अगर एक रेड हुआ रिलायंस के अगेंस्ट तो फारूक अब तो आ गया,
अब ऐसी कोई कंपनी जिसके पास रिलायंस के 20% से ज्यादा शेयर्स है वो कंपनी भी आ जाएंगी। फिर उसके डायरेक्टर पार्टनर और मेंबर ऑफ सच कंपनी फर्म और एओपी और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर पार्टनर और मेंबर। कितना वास्ट डेफिनेशन देखो, कहां से कहां तक गया देखो, मैं आपको समझाता हूं, बहुत वास्ट हुआ। यानी ये RIL जिसका अगेंस्ट में रेड हुआ, सर्च हुआ, तो इसके जो डायरेक्टर्स है प्लस देयर रिलेटिव्स ये तो आई गए। फिर तो यहां अंबानी आ गया। फिर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर जो इंडिविजुअल था, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर अगर इंडिविजुअल है तो वो प्लस उसके रिलेटिव्स। और अगर ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर एक कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी भी आ गई प्लस उसके डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स। अगर ये फर्म है तो फर्म भी आ गया प्लस उसके पार्टनर्स प्लस उनके रिलेटिव्स। और अगर ये एओपी है तो एओपी प्लस उसके मेंबर्स प्लस उनके रिलेटिव्स। इतने सारे लोग। तो रिलायंस का खुद का डायरेक्टर, रिलेटिव्स जिनके पास रिलायंस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल प्लस उसके रिलेटिव्स। अगर वो कंपनी है तो कंपनी, उसके डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स। फर्म है तो फर्म, उसके पार्टनर्स और उनके रिलेटिव्स। और एओपी उसके मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स। बहुत लंबा डेफिनेशन। फिर आगे चलते। कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और HUF ऑफ विच अ डायरेक्टर, partner or member as the case may be has a substantial interest in the business or profession of the specified person, or any director, partner or member of such company, firm, AOP or any relative of such director, partner or member. क्या बोला? Company, firm, AOP or HUF of which a director, partner or member as the case may be has a substantial interest in the business or profession of the specified person. यानी अब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन है जिसके पास, ये स्पेसिफाइड पर्सन को अंडरलाइन कर रहा है, इससे सबको रिलेट करना है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। एक कंपनी, फर्म, एसोसिएशन या HUF है जिसको फारूक हक के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट in the business or profession of the specified person, or any director, partner, member of such company, firm, AOP or relative of any such director, partner or member. यानी अब क्या हुआ? फिर से समझाता हूं कि रेड हुआ एक इंडिविजुअल के यहां, फारूक का क्या सर्च हुआ, तो फिर मेरे रिलेटिव्स तो वैसे भी आ गए रिलेटेड पर्सन में, लेकिन मेरा जो बिजनेस था, मेरा जो बिजनेस है उसके अंदर एक कंपनी को या एक फर्म को या एक एओपी को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो फिर ये कंपनी, उसके डायरेक्टर्स, उसके रिलेटिव्स, फर्म, उसके पार्टनर्स और उनके रिलेटिव्स, एओपी, उसके मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स, ये सब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। वेरी वास्ट डेफिनेशन। कंपनी, फर्म या एओपी को मेरे बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो इनके डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स, पार्टनर्स वगैरह उनके रिलेटिव्स और मेंबर्स उनके रिलेटिव्स, ये सब भी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ गए। ये तो आ ही गए, इनके साथ साथ में ये लोग भी आ गए। देन उसके बाद है एनी पर्सन हु कैरीज ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन
where the specified person being an individual or relative of specified person has a substantial interest in the business or profession of that person. Any person who carries on business or profession where the specified person being an individual or any relative of such specified person has a substantial interest in the business or profession of that person. यानी स्पेसिफाइड पर्सन वो जिसके यहाँ रेड हुआ, तो मान लो एक कौन, अंबानी, अंबानी का रेड हुआ, तो ये अंबानी अगर किसी के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तो वो भी रिलेटेड में आ गया, या अंबानी की वाइफ भी अगर कोई किसी के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करती है तो वो बिजनेस भी इसके अंदर आ गया, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। तो अंबानी जिस किसी के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है वो इधर आ गया। तो ये क्या है कि बेसिकली 5th पॉइंट का रिवर्स है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे मैंने कहा ना कि ये कंपनी या फर्म या एओपी का मेरे में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, अब ये उल्टा है, ये मैं अगर इनमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं, मेरे यहां रेड हुआ और मैं ये कंपनी में, ये फर्म में, ये ओपी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं, तो ये सारे उनके डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, रिलेटिव्स वगैरह ये सब रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। या जरूरी नहीं कि मैं ही यहां पे होल्ड करूं, मेरी वाइफ भी अगर यहां पे होल्ड करे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, रिलेटिव, फारूक स्पेसिफाइड पर्सन और रिलेटिव होल्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो ये लोग भी कवर हो जाएंगे। अब आप क्या सोच रहे होंगे, मुझे मालूम है, यही सोच रहे ना कि इसको रटना है क्या? सब मैं जानता हूं, स्टूडेंट्स की नव्स पहचानता हूं, 2 बार पढ़ के रखना है। देन where the specified person being a company, firm, AOP, HUF or any director of such company, partner of such firm or member of AOP or family or any relative of such director, partner or member has substantial interest in the business profession of that person. यह इंडिविजुअल था, यहां पे कंपनीज है, बस। एक्सक्यूज मी। तो इतना बड़ा डेफिनेशन है, और लास्ट में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है वो बताया है। वो सिंपल होता है, 20%। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसको कहते हैं अपन? अगर एक कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसको कहते हैं? 20% इक्विटी शेयर्स होल्ड करना, वेदर बाय योरसेल्फ और अलोंग विथ योर रिलेटिव्स। और बाकी जो अदर पर्संस होते हैं तो उनमें अपन देखते हैं 20% प्रॉफिट शेयर। जैसे कोई फर्म है, फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? 20% प्रॉफिट शेयर। तो वो वहां दिया है डेफिनेशन, एक बार पढ़ने का उसको। और बेनिफिशियली होल्डिंग ऐसा लिखा रहता है, यानी बेनिफिशियल ओनर आप होनी चाहिए, सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर ऑफ शेयर्स है तो नहीं चलेगा। जो बेनिफिशियल ओनर होता है उसको अपन मानते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा देता हूं मैं, नारायण मूर्ति आप सब जानते हैं ना, इन्फोसिस में कितने शेयर्स उसके पास? 40%, करेक्ट। लेकिन वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर नहीं है, क्यों? सिर्फ रजिस्टर्ड होल्डर है। अरे वो शेयर्स का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, आई मीन से बेनिफिशियल ओनर कौन है? फारूक। तो मैं वहां पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर माना जाऊंगा, बिकॉज आई बेनिफिशियली होल्ड 20% इक्विटी शेयर। तो इस तरह से ये डेफिनेशन भी याद रखो, 2-3 बार पढ़ के रखो, रिलेटेड पर्सन। फिर आगे चलते हैं 245D, प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये पूरा लंबा प्रोसीजर है, अगर क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल रहेगा, प्योर थियोरी क्वेश्चन। प्रोसीजर कैसे होगा देखो, उसका टाइमलाइन नेक्स्ट पेज पे मैंने दिया भी है, उसका एक चार्ट, वो भी आप रिवीजन करके जा सकते हैं एग्जाम के पहले। पूरा रटने की जरूरत नहीं है इसको, सिर्फ टाइमलाइन को याद रखो। तो देखो, ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन द कमीशन शैल विद इन 7 days issue a notice to the applicant requiring him to explain as to why the application be allowed to be proceeded with.
क्यों आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो, ये कहानी सुनो, ये पूरी कहानी है, टाइमलाइन है। तो हमने एप्लीकेशन किया, तो हमारे एप्लीकेशन के बाद कमीशन हमको एक नोटिस देगा, भैया तुम्हारा केस क्यों एक्सेप्ट किया जाए पहले प्रूफ करो। तो यहां जाके हमें यह प्रूफ करना है कि हमारा केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द केस है, और ये इतना आसान केस नहीं है कि हमारे केस में कंसीलमेंट प्रूव हो जाए। प्रूफ है नहीं डिपार्टमेंट के पास, कंसीलमेंट है सबको मालूम है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। सो डिपार्टमेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिपार्टमेंट टू प्रूव द कंसीलमेंट ऑफ इनकम। इसलिए हमारा केस सेटलमेंट में एक्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स केस, एज कॉम्प्लेक्स एज सिंप्लेक्स। ओआर में पढ़ाऊंगा ना सिंप्लेक्स, बहुत सिंपल चैप्टर है। हाँ, तो ऐसा है। तो क्या लिखता है कि विद इन 7 days वो हमको नोटिस देंगे कि भाई बताओ कि क्यों एक्सेप्ट किया जाए। एंड आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट, it shall within a period of 14 days from the date of application by an order in writing reject or allow the application to be proceeded with। या तो उसको रिजेक्ट कर देंगे अगर उनको लगा कि केस बहुत ही सिंपल है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है और ये बेकार के लिए बचने के लिए आ रहा है एसएससी यहां, अदरवाइज द ऑफिसर्स हैव फुल प्रूफ टू नेल हिम, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, जाओ ऑफिसर के पास। Then if no order has been passed within the aforesaid period, the application shall be deemed to have been allowed। अगर 14 दिन में रिजेक्ट नहीं किया तो क्या मान लिया जाएगा कि एक्सेप्ट हो गया, अलाउ हो गया। तो ये पहला पड़ाव कह सकते इसको अपन। पहले पड़ाव पे क्या होगा कि 7 days में हमको बुलाएंगे और 14 दिन में डिसाइड करेंगे कि हमारा केस एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। तो यहां रिजेक्ट हो सकता है, अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। Then copy of every order shall be sent to the applicant and the commissioner। तो ये कॉपी जो है रिजेक्शन का या अलाउ का, तो ये दोनों को दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद the settlement commission shall, if the application is allowed to be proceeded with within 30 days from the date on which the application was made, यानी 14 दिन के बाद 30 दिन नहीं, एप्लीकेशन से ही 30 दिन में, 30 days from the date of application, कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द कमिश्नर। फिर कमिश्नर को लिखेंगे कि आप रिपोर्ट दो एसएससी के बारे में कि उसने क्या एप्लीकेशन किया और आपका क्या कहना है, सबमिट योर रिपोर्ट। तो कमिश्नर को कहा जाएगा रिपोर्ट लेकर आओ। एंड द कमिश्नर शैल फर्निश द रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेटलमेंट कमीशन। 30 दिन के अंदर वो अपना रिपोर्ट देगा। अगर वो रिपोर्ट नहीं देगा तो, और देगा तो क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, तो देखो, after submission of the report by the commissioner, the commission may within a period of 15 days from the receipt of the report by an order in writing declare the application as invalid and shall send a copy of such order to the applicant and to the commissioner, provided an opportunity shall be given to applicant of being heard। rejection के पहले उसको application देंगे। अब यहाँ word underline कर लो आप, invalid, declare the application as invalid। तो क्या हुआ इधर कि पहले तो कमीशन ने हमको बुलाया था 7 दिन में, हमने तो जाके बताया कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है, बहुत हमने पट्टी पढ़ाई, तो कमीशन ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है, अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद वो कमिश्नर को बुलाएंगे कि तुम तुम्हारा रिपोर्ट सबमिट करो। कमिश्नर का रिपोर्ट पढ़ने के बाद कमीशन को लगा कि केस तो बहुत सिंपल है, और कमिश्नर ने खास लिखा है डोंट एक्सेप्ट दिस केस। तो अगर सेटलमेंट कमीशन सैटकॉम को लगा कि केस बहुत सिंपल है, तो वो फिर इसको एप्लीकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दूसरा पड़ाव है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी देने के बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द कमिश्नर हैज नॉट फर्निश्ड द रिपोर्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अगर कमिश्नर उसका रिपोर्ट 30 दिन के अंदर नहीं लाता है तो फिर ये मानेंगे कि उसको ऑब्जेक्शन नहीं है और फिर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो लिखा है सैटकॉम shall proceed further in the matter without report of commissioner। Then where the application is not so rejected, यानी अब एप्लीकेशन दोनों पड़ाव क्रॉस कर चुका है और एक्सेप्ट हो गया है, तो अब वो जाएगा सेटलमेंट के अंदर।
अभी तक तो दोनों पड़ाव क्या है कि एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, पहले एसएससी को बुला के पूछा, फिर कमिश्नर को बुला के पूछा। अब दोनों पड़ाव क्रॉस कर चुका है, केस एक्सेप्ट हो गया है। नाउ विल मूव इनटू द एक्चुअल सेटलमेंट। तो वहां लिखा है कि where the application is not so rejected, the SATCOM may call for records from the commissioner, and after examination of such records, if the SATCOM is of opinion that any further inquiry or investigation in the matter is necessary, it may direct the commissioner to make or cause to be made such further inquiry or investigation and furnish a report on the matters covered by the application and any other matter relating to the case, and the commissioner shall furnish the report within 90 days of the receipt of communication from the commission. इसको further inquiry कहते हैं. Provided that the commissioner does not furnish the report within the aforesaid period, the SATCOM may proceed to pass an order without such report. फिर आता है 4 ऑर्डर. अब एक्सेप्ट भी हो गया केस, फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, फर्दर इंक्वायरी करना था वो भी करवा लिया, अब ऑर्डर पास करना है. तो सबसेक्शन 4 है वो ऑर्डर का सेक्शन है. तो उसमें लिखा है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स and the report of the commissioner under 2B and 3. 2B यानी ओरिजिनल रिपोर्ट, 3 यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए, and after giving an opportunity to the applicant and the commissioner to be heard, दोनों को सुनने के बाद, तो सारे सबूतों को देखने के बाद और दोनों पार्टी को सुनने के बाद, either in person or through their representatives, CA को भी भेज सकते हैं आप, and after examining such further evidence as may be placed before it or obtained by it, the commission may, in accordance with provisions of the act, pass such order as it thinks fit on the matter covered by the application and any other matter relating to the case not covered by the application but referred to in the report of the commissioner. ये भी important point underline करो. 2 matters पे decision लिया जाएगा, एक वो जो application में लिखा था और वो भी जो कमिश्नर के रिपोर्ट से आ रहा है. हालांकि आपने एप्लीकेशन में नहीं लिखा था, लेकिन कमिश्नर की रिपोर्ट से अगर कोई मैटर निकल के आता है तो उसको भी सेटल करेंगे. फिर टाइम लिमिट दिया है, कितने टाइम में सेटलमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए, तो लिखा है 18 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज मेड. जिस महीने में आपने एप्लीकेशन किया था, जैसे हमने जनवरी 16 में एप्लीकेशन किया, तो फरवरी 16 से 18 मंथ्स के अंदर अंदर सेटलमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए. देन द मटेरियल्स ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बिफोर द कमीशन शैल बी कंसिडर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न बेंच बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर. वो तो ऑब्वियस है, जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड होगा, इसको मटेरियल ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, उसको कंसिडर करने का है. फिर आगे सबसेक्शन 6 कहता है कि एवरी ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैल प्रोवाइड फॉर द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट. टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इसको अंडरलाइन करो. तो अगर सेटलमेंट ऑर्डर आ भी गया, लेकिन उसमें अगर टर्म्स ऑफ सेटलमेंट नहीं दिया है तो वो इनवैलिड ऑर्डर माना जाता है. टर्म्स ऑफ सेटलमेंट उसके अंदर रहना चाहिए, यानी किस बात पे सेटलमेंट हुआ, एसएससी ने कितना टैक्स एक्सेप्ट हुआ पे करने का, और डिपार्टमेंट ने क्या क्या उसको कंसेशंस दिए, ये टर्म्स ऑफ सेटलमेंट होते हैं. किस टर्म्स पे सेटलमेंट हुआ ये लिखना बहुत जरूरी है. इंक्लूडिंग एनी डिमांड बाय वे ऑफ टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट. अगर सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर में भी कुछ टैक्स आ रहा है, जैसे एसएससी ने तो एक्सेप्ट किया था 50 लाख भरने का, लेकिन सेटलमेंट करते वक्त सेटलमेंट कमीशन को लगा कि नहीं, इसको 10 लाख और भरना चाहिए, तो ऑर्डर पास करेंगे 10 लाख और भरो, डिमांड नोटिस आएगा. तो वो लिखा है द मैनर इन विच द सम ड्यू अंडर द सेटलमेंट शैल बी पेड. अगर डिमांड आया है इंक्लूडिंग डिमांड, तो फिर उसमें मैनर भी प्रिस्क्राइब होगा, मैनर इन विच द सम ड्यू shall be paid and all the matters to make the settlement effective, and shall also provide that the settlement will be void. ये एक धमकी भी लिखी जाती है, ये ऑर्डर में एक धमकी लिखी जाएगी. क्या धमकी?
कि अगर आगे चल के पता चला कि तुमने सेटलमेंट फ्रॉड से लिया था, झूठ बातें कहकर लिया था, तो ये ऑर्डर वॉइड माना जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा उसमें। ये धमकी उसी में रहती है। तो लिखा है ऑल्सो प्रोवाइड that the settlement shall be void if it is subsequently found by the commission that it was obtained by fraud or misrepresentation of facts। ठीक है। फिर उसके बाद 6 से कहता है कि जैसे ऑर्डर निकला और उसमें अगर डिमांड आया है तो वो डिमांड तुमने 35 डेज के अंदर अंदर पे करने का है। 35 दिन में पे करो। कहां से? जिस दिन ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा। वहां लिखा है where the tax payable is not paid by the assessee within 35 days of the receipt of the copy of the order by him, then whether or not the commission has extended the time limit for payment of such tax or has allowed payment thereof by installments, assessee shall be liable to pay interest at the rate of 15% per annum। यानी 35 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर मिला आपको, वहां से 15 डेज में आपको 35 डेज में आपको पे करना है, और अगर नहीं करोगे तो फिर आगे के लिए 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। और कभी कभी एक्सटेंशन मिलता है, अगर 35 दिन में हम पे नहीं कर पा रहे तो वी कैन गो एंड आस्क फॉर एक्सटेंशन फ्रॉम द सेटलमेंट कमीशन, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। यहां लिखा है कि अगर उन्होंने एक्सटेंशन दिया भी तो भी इंटरेस्ट लगेगा। या कभी कभी सेटलमेंट कमीशन इंस्टॉलमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर बहुत भारी टैक्स आ रहा है तो दे कैन गिव इंस्टॉलमेंट्स। उनको मालूम है कि एसएससी एक बार में तो दे नहीं पाएंगे, तो दे कैन अलाउ इंस्टॉलमेंट्स, 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के इंस्टॉलमेंट्स। तो उसमें 35 दिन के बाद से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। फिर सबसेक्शन 6B, ये भी अमेंड हुआ है 2015 में। ये क्या कहता है? रेक्टिफिकेशन का है ये, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। अगर सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो गई है, इसमें पहले काफी लिटिगेशन था कि सेटलमेंट कमीशन को रेक्टिफिकेशन का पावर है कि नहीं। नॉर्मली जो रेक्टिफिकेशन का सेक्शन है 154 असेसमेंट प्रोसीडिंग में पढ़ा था अपन ने, वहां पे सेटलमेंट कमीशन को पावर रहता है क्या? बिकॉज सेटलमेंट कमीशन को अपन इनकम टैक्स अथॉरिटी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, काफी लिटिगेशन था। कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता, कभी हो सकता है। तो उसको सेटल करने के लिए, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया इस साल फाइनेंस एक्ट 2015 में। तो क्या लिखा है कि सेटलमेंट कमीशन में विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, यानी उसके ऑर्डर में मिस्टेक है, अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड यानी वही जो 154 में हमने देखे थे, इट शुड बी प्राइमा फेसी क्लियर कट मिस्टेक। It should not be something which has to be proved by further arguments or proof or evidence। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टेक यानी कि जो प्राइमा फेसी है, सरासर मिस्टेक, क्लियर कट मिस्टेक, उसको कहते हैं मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड अवेलेबल था ऑर्डर पास करते समय, उसके अंदर जो बातें थी और जो ऑर्डर में लिखी गई वो गलत लिखी गई, और ये प्रूव हो सकता है, रिकॉर्ड के बेसिस पे ही प्रूव हो सकता है। तो उसको कहते हैं मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम दी रिकॉर्ड। अमेंड एनी ऑर्डर, अमेंड कर सकते हो, उनको पावर है। पास बाय इट अंडर सबसेक्शन 4 एट एनी टाइम विद इन 6 months। अब टाइम कितना है देखो, कितने टाइम में अमेंड करेंगे? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ड। जिस मंथ में ऑर्डर पास हुआ, मान लो कि मार्च 16 में ऑर्डर पास हुआ, तो अप्रैल से 6 महीने गिनेंगे। मार्च 16 में ऑर्डर आया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का सितंबर, 30 सितंबर तक उसको अमेंड यानी रेक्टिफाई किया जा सकता है। और सेकेंड पॉइंट कहता है एट एनी टाइम विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन हैज बीन मेड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और द एप्लीकेंट एज द केस मे बी। तो पहला पॉइंट क्या है? स्यूमोटो, इसको कहते हैं स्यूमोटो। स्यूमोटो का मतलब होता है खुद से, यानी ऑफिसर को खुद, सेटलमेंट कमीशन को खुद मिस्टेक नजर आई तो वो ऑर्डर पास करने के मंथ के बाद 6 महीने में कर सकते उसको रिवाइज।
और अगर एप्लीकेशन आया रेक्टिफिकेशन का किसकी तरफ से, या तो डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर करेगा, या फिर एप्लीकेंट जो असेसी था वो जाएगा कि भैया आपके ऑर्डर में मिस्टेक है, तो वहां पर 6 महीने कहां से गिनेंगे, देखो 6 महीने गिनेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज मेड, इन विच द एप्लीकेशन वाज मेड। और एप्लीकेशन करने का टाइम कितना है, एप्लीकेशन करने का टाइम कितना है, ठीक है आप अप्लाई करोगे उसके 6 महीने के अंदर वो रेक्टिफाई करेगा, लेकिन एप्लीकेशन करने का टाइम तो वो नीचे दिया है, देखो provided that no application for rectification shall be made by the principal commissioner or the applicant after expiry of 6 months from the end of the month in which the order is passed by the settlement commission. सिंपल। तो देखो इसका एक अपन डायग्राम बना लेते, टाइम डायग्राम आप भी बना लो। रेक्टिफिकेशन का टाइम कितना है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो हुआ ये कि सैटकॉम का जो ऑर्डर है वो आया 13 मार्च 16 को, 13 मार्च 16 को ऑर्डर आया, तो ये मंथ कौन सा हुआ, मार्च। तो मार्च मंथ हुआ तो यहां से 6 महीने मिलते हैं, तो यहां से जो 6 महीने हैं यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 2016, तो इसके पहले दो चीज हो जानी चाहिए। अगर वो स्यूमोटो केस को लेना चाहते हैं और उसको सेटलमेंट कमीशन खुद अगर ऑर्डर पास करना चाहता है तो उनको ऑर्डर इस दिन के पहले पास कर देना चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, या चलो ऑर्डर नहीं लिखते अपन, रेक्टिफिकेशन लिखता हूं मैं। सो दे हैव टू फिनिश द रेक्टिफिकेशन विद इन दिस टाइम, 6 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर अपन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन इस दिन के पहले हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन बाय पीसी और सी और एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यानी असेसी जिसने ओरिजिनल एप्लीकेशन किया था सेटलमेंट कमीशन के सामने, पीसी यानी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर और एप्लीकेंट। तो एप्लीकेशन का टाइम 6 महीने का है, और जिस दिन एप्लीकेशन आएगा, जो मंथ में एप्लीकेशन होगा, उस मंथ के बाद 6 महीने में इसका रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। यानी मान लो कि इन्होंने एप्लीकेशन किया 10 अगस्त 16 को, एप्लीकेशन किया 10 अगस्त 16, तो 10 अगस्त यानी अगस्त मंथ हो गया, तो अगस्त मंथ के बाद फिर 6 महीने आएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 6 महीने के अंदर फिर ये रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये आएगा 28 फरवरी 17 तक रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो 6 महीने का टाइम अपने को एप्लीकेशन करने का है, और जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो वहां से फिर उसको 6 महीने का टाइम मिलेगा टू कंप्लीट दी रेक्टिफिकेशन। और खुद से करना चाहता है तो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड। लिखे, गुड। सिंपल। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन वही रहता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी होने वाला है, रेक्टिफिकेशन में अगर लाइबिलिटी कम ज्यादा होने वाली है, तो डिपार्टमेंट और असेसी एप्लीकेंट दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना चाहिए। एप्लीकेंट एंड द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर। फिर 7 में लिखा है कि वेयर दिस सेटलमेंट बिकम्स वॉइड अंडर सबसेक्शन 6, अगर वॉइड हो जाता है सबसेक्शन 6 के अंदर तो क्या होगा, द प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिवाइव्ड
at the stage at which the application was allowed to be proceeded with by the commission, and the income tax authority concerned may complete such proceeding at any time within 2 years from the end of the financial year in which the settlement becomes void. कुछ समझ में नहीं आया? देखो सबसेक्शन 6 देखो, सबसेक्शन 6 में लिखा था ना टर्म्स ऑफ ये होंगे, और उसमें लिखा था ना प्रोवाइड दैट द सेटलमेंट शैल बिकम वॉइड if it is found that it was obtained by fraud or misrepresentation of facts. ये केस तो हुआ क्या, मैं समझाता हूं आपको. हुआ ऐसा कि अपना सेटलमेंट ओरिजिनल असेसमेंट चल रहा था पेंडिंग. तो जो केस पेंडिंग था, वो केस को ऑर्डर पास करने का तो एक टाइम होता है ना, तो यहां पे केस पेंडिंग था, चल रहा था, और हमने एप्लीकेशन कर दिया फॉर सेटलमेंट. तो सेटलमेंट के लिए हमने एप्लीकेशन किया सैटकॉम के पास, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, और यहां से केस उठ के वहां चले गया, सेटलमेंट कमीशन में चले गया. तो यहां भी देखो एक टेक्निकल बात बैकग्राउंड की पहले समझा दूं कि जैसे ही अपना सेटलमेंट का एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाए तो फिर एओ जिसके पास एक केस पेंडिंग था वो कंटिन्यू करेगा क्या? विल ही कंटिन्यू टू डू द असेसमेंट एंड पास एन असेसमेंट ऑर्डर? नो, द केस इज शिफ्टेड टू सेटलमेंट कमीशन. ये केस यहां से खत्म हो जाता है एओ के पास से, और कहां चले जाता है? सेटलमेंट कमीशन में जाता है. तो एओ प्रोसीड नहीं कर सकता उस केस में, अगर वहां एक्सेप्ट हो गया है एओ का जुरिसडिक्शन खत्म हो जाता है. ओके, लेकिन ये एओ के पास था पहले, ठीक है, फिर यहां से वहां गया. फिर क्या हुआ कि काफी समय बाद जब सेटलमेंट कमीशन को पता चला, अच्छा फिर सेटलमेंट भी हो गया, एप्लीकेशन भी हुआ, फिर आगे चल के ऑर्डर भी आ गया सेटलमेंट का, और जो भी हुआ सब मामला फिट हो गया. बाद में कहीं से तो भी सच सामने आया और कमीशन को पता चला कि हमने झूठ बोल करके सेटलमेंट करवाया था, तो उसको वॉइड कर देते हैं. तो क्या हुआ कि आगे चल के सेटलमेंट ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर किया गया. अब जैसे ही वॉइड डिक्लेयर होगा, मान लो कि ये वॉइड डिक्लेयर हुआ 13 अगस्त 2017 को, तो कौन से साल में हुआ ये वॉइड डिक्लेयर? 2017 यानी 17-18 में वॉइड डिक्लेयर हुआ, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में. 13 अगस्त 17 यानी 17-18 हो गया ना. तो ये केस वापस एओ के पास जाएगा. तो जो यहां से एओ के पास से सेटलमेंट में आया था वो वापस एओ के पास जाएगा और फिर एओ प्रोसीड करेगा टू कंप्लीट दिस असेसमेंट. जो असेसमेंट उसका पेंडिंग था और अब यहां लेके आ गए थे ना, तो ये वापस उसके पास जाएंगे. जैसे अपना बड़ा भाई झगड़ा कर रहा है, एओ कौन है? बड़ा भाई झगड़ा कर रहा है, अपने पे मारने पे आ गया है अपन छोटे भाई, तो अपन भाग के किसके पास जाते हैं? दादी के पास, दादाजी के पास. मॉम डैड तो सुनते नहीं, तुम जो झगड़ा करो, लेकिन दादी जी के पास गए. दादाजी ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, बैठो बैठो ऐसे सेटलमेंट करो. ठीक है भाई, सेटलमेंट हो गया, तो तुमने झूठ बोल के सेटलमेंट करवा लिया. अब छोटे की बात सुनी जाती है, दादाजी छोटे को ज्यादा प्यार करते, तो उसकी बात सुन ली और कहा बड़े को डांट दिया, ऐसा नहीं करेगा, गलती तुम्हारी थी. बाद में दादाजी को पता चला कि तुमने झूठ बोलकर सेटलमेंट करवाया, तो दादाजी ने दोनों भाइयों को बुलाया, बोला सेटलमेंट वॉइड. तो वॉइड यानी फिर जाओ बड़े भाई के पास मार खाओ. तो एओ के पास जाएंगे. अब एओ जो है वो अपना असेसमेंट करेगा, लेकिन उसको फ्रेश टाइम चाहिए ना, क्योंकि यहां जो ये टाइम लिमिट था वो तो कब का खत्म हो चुका होगा. ओरिजिनल जो असेसमेंट का टाइम है वो तो खत्म हो चुका होगा ना. तो यहां उसको फ्रेश टाइम दिया है. तो कितना टाइम दिया है? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द सेटलमेंट बिकम्स वॉइड. तो इतना टाइम एओ के पास है टू मेक द असेसमेंट ऑर्डर. जो भी ये केस पेंडिंग था, जैसे 147 पेंडिंग था तो यहाँ 147 में वापस खुलेगा, 143 था 143 में खुलेगा, 144 था तो 144 लगेगा, और टाइम कितना रहेगा? 2 साल. फ्रेश लिमिटेशन कहते हैं इसको. न्यू लिमिटेशन पीरियड विल बी गिवन टू द असेसिंग ऑफिसर. 2 years. तो 17-18 के बाद 2 years यानी अप टू 31 मार्च 2020 तक वो केस को बना सकता है, असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है. ठीक है,
ऑल टेक्निकल पॉइंट्स। तो वो सब सेक्शन 7 है। फिर ये देखो पूरा चार्ट दिया है, ये आपको याद रखना है। प्रोसीजर, एप्लीकेशन होगा 7 दिन के अंदर वो अपने को नोटिस देकर बुलाएगा और 14 दिन में डिसाइड करेगा कि रिजेक्ट करना कि एक्सेप्ट करना। तो 14 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन, यानी यहां से यहां 14 डेज में डिसाइड होगा। फिर एक्सेप्ट हो गया तो नोटिस जाएगा सीआईटी को, और नोटिस देने का टाइम भी 30 डेज का है। देखो ये यहां से एप्लीकेशन से नोटिस देने का टाइम 30 डेज, और नोटिस देने के बाद फिर 30 डेज में वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट सबमिट करने के 15 दिन के अंदर डिसाइड करना है कि आगे बढ़ना है या रिजेक्ट करना है, इनवैलिड डिक्लेयर कर देना है। अगर एग्री हुआ तो फिर सेटलमेंट में जाएगा। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी आता है जो कि 90 डेज में सीआईटी को अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। फिर सेटलमेंट ऑर्डर आएगा, और ये सेटलमेंट ऑर्डर यहां पे लिखा है टोटल टाइम इज 18 मंथ्स। एप्लीकेशन से लेके ऑर्डर तक, ये पूरा एप्लीकेशन से लेकर के सेटलमेंट ऑर्डर तक कितना टाइम है, 18 मंथ्स में आ जाना चाहिए। उसमें टर्म्स ऑफ सेटलमेंट डिक्लेयर होंगे, और वहां से 35 डेज के अंदर अंदर तुमको पे करना है। नहीं करोगे तो 15% से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये पूरा देखा आपने, ठीक है। सिंपल वे में याद रखना है उसको। फिर आगे चलते हैं। पावर ऑफ सेटलमेंट कमीशन टू ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी 245H। यही तो वो सेक्शन है जिसके लिए हम आए थे सेटलमेंट के पास, है ना, इम्यूनिटी के लिए, जेल से इम्यूनिटी। तो देखो क्या लिखता है, द सेटलमेंट कमीशन में इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट द पर्सन हु मेड द एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट हैज cooperated with the commission in the proceedings before it, has cooperated, आपने full cooperation किया है, and has made a full and true disclosure of all his income and the manner in which the income has been earned, grant to such person for reasons to be recorded in writing। अब ये एक पॉइंट ऐड हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2015 ने ये एक वर्ड ऐड किया है, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। यानी इम्यूनिटी देने के पहले रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी है। बिना रीजन के रिकॉर्ड किए इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। समझ में आया? इम्यूनिटी देने के पहले रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद फिर इम्यूनिटी दे सकते हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन यानी जेल, बाजू में लिख दो तो याद रहेगा आपको। फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और द वेल्थ टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट तो अभी खत्म हो गया है तो कोई मतलब नहीं है। एंड ऑल्सो ईदर होली और इन पार्ट फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी से भी या तो पूरा या कुछ माफ किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द केस कवर्ड बाय द सेटलमेंट। तो इस एक्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है उससे आपको इम्यूनिटी दी जा सकती है। लेकिन अगर आप कोई फ्रॉड करोगे और दूसरे एक्ट अगर आपको लगते होंगे, जैसे आपने कंपनीज एक्ट में फ्रॉड किया, आपने और कहीं पे कुछ किया, तो वहां पे इम्यूनिटी मिल जाएगी क्या? नहीं। सेटलमेंट कमीशन हैज पावर ओनली टू गिव यू इम्यूनिटी फ्रॉम दिस एक्ट, नॉट फ्रॉम द अदर एक्ट्स। याद रखो, जैसे इंडियन पीनल कोड हो गया और बाकी बहुत सारे एक्ट्स है, उससे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इम्यूनिटी सिर्फ इस एक्ट में मिलेगी, इनकम टैक्स एक्ट। Provided that no such immunity shall be granted by the commission in cases where the proceedings for prosecution, underline करो, proceedings for prosecution लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। For such offense have been instituted, proceedings have been instituted यानी चालू हो गए हैं, proceedings have commenced before the date of receipt of application under 245C, है ना। तो आप समझो जरा, ये इम्यूनिटी वर्ड जो लिखा है वो समझता है ना आपको? इम्यूनिटी, मम्मी कहती ना अच्छा खाना खाया करो, इम्यूनिटी होती है, बीमारियां कम होंगी, अदरक की चाय पियो, बीमारी नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी। तो ये सब इम्यूनिटी होती है, यानी आप अपने सिस्टम को स्ट्रांग कर लो ताकि बीमारी हो ही ना। ऐसा कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्ड इम्यूनिटी, वो डाबर च्यवनप्राश का भी ऐड आता है आजकल, बाबा च्यवनप्राश भी आ रहा है।
तो उसमें वो कहते हैं ना च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इससे कोल्ड नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। माधुरी दीक्षित भी आती है ऐड में, इम्यूनिटी बढ़ाओ। अरे तो अच्छा, वो फिर वो अमिताभ बच्चन भी आते हैं, 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो वैक्सीनेशन, अमिताभ बच्चन आते हैं ना, उनके ब्रांड एम्बेसडर है पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी। तो वो पोलियो के जो 2 बूंद है वो कब पिलाना है? पोलियो होने के पहले के बाद में? ऑब्वियसली पहले पिलाना पड़ेगा ना। अब किसी को पोलियो हो गया और उसको आप बाल्टी भर भी अगर पिला दोगे दवाई, तो कुछ होगा क्या? नहीं। एक बार बीमारी लग गई तो वैक्सीन काम में नहीं आता, इम्यूनिटी पहले होनी चाहिए ना। तो वैसे क्या लिखा है, पहले। तो सर्दी जुकाम में फंस गए और फिर आप अदरक की चाय पियोगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर मेडिसिन खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स। फिर दादी की बात मानते हो और अदरक की चाय पीते हो और फिर कहते हो कि दादी आपका नुस्खा कोई काम में नहीं आ रहा, मेरे को सर्दी अच्छी नहीं हो रही। अब तो अच्छी कैसे होंगी? अदरक की चाय पीने से सर्दी अच्छी नहीं होती, पहले पियो ताकि सर्दी हो ही ना, ऐसा है। तो चलो, तो ऐसे लिखा है ना वहां, देखो, अगर डिपार्टमेंट ने तुम्हारा कंप्लेंट पहले ही कर दिया है, प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिए हैं प्रोसिक्यूशन के। अच्छा, प्रोसिक्यूशन कौन करता है? कौन करता है? इनकम टैक्स ऑफिसर जेल का ऑर्डर पास करता है क्या? नहीं। प्रोसिक्यूशन में मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन होता है। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारा केस फाइल कर दिया है तुम्हारे अगेंस्ट, तो फिर तुम अगर सेटलमेंट कमीशन में एप्लीकेशन करते भी हो तो इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। तो सेटलमेंट कमीशन में एप्लीकेशन कब करना है? प्रोसिक्यूशन का एक्शन चालू होने के पहले करना है। करेक्ट, जिसको याद रखो, सिंपल है। फिर 1A में क्या लिखता है, देखो, इम्यूनिटी ग्रांटेड टू सच पर्सन। मान लो कि इम्यूनिटी मिल गई अपने को, अपन खुश हो गए, हाँ इम्यूनिटी मिल गई, अब हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अरे लेकिन जो अमाउंट निकला था ना वो पेएबल ऑर्डर के अंदर, वो पे करना है तुमने। अगर उसको पे नहीं करोगे तो तुम्हारी इम्यूनिटी को वो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो वहां लिखा है, देखो, द इम्यूनिटी ग्रांटेड टू सच पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 शैल स्टैंड विड्रॉन इफ द पर्सन फेल्स टू पे एनी सम specified in the order of settlement under 245D4 within the time specified। तो टाइम स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर क्या रहता है नॉर्मली? वो 35 डेज का, या अगर एक्सटेंडेड टाइम है तो एक्सटेंडेड टाइम है, जो भी ऑर्डर में लिखा होगा उसके अंदर आपको पे करना है। और अगर नहीं पे कर पा रहे तो एक्सटेंशन मांगो जाकर, तो वहां लिखा है विद इन सच फर्दर टाइम एज मे बी अलाउड बाय द कमीशन और फेल्स टू कंप्लाई विद एनी अदर कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द इम्यूनिटी वाज ग्रांटेड and thereupon the provisions of this act shall apply as if such immunity had not been granted। कहने का मतलब कि फिर तुम्हारे अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन का एक्शन ले सकते हैं। और सबसेक्शन 2 में लिखा है कि ये जो इम्यूनिटी तुमको दी गई है इसको विड्रॉ भी कर सकते कमीशन। कौन से केस में विड्रॉ करेंगे? मे एट एनी टाइम बी विड्रॉन if it is satisfied that the person had in the course of settlement proceeding concealed any particulars material to his settlement। material particulars को तुमने conceal किया था, छुपाया था, और had given false evidence, झूठ बोला था, and thereupon such person may be tried for the offence with respect to which the immunity was granted or for any other offence of which he appears to have been guilty in connection with settlement। यानी अब 2 गुनाह की सजा होगी, एक तो पुराना गुनाह जिसके लिए इम्यूनिटी दी गई थी तुमको, टैक्स अवॉइडेंस का गुनाह, और एक ये झूठ बोलने का गुनाह। 2 गुनाह की सजा होगी। तो एक गुनाह से बचने के लिए झूठ बोला था, बच तो गए थे, लेकिन पता चल गया तो अब 2 गुनाह की सजा होगी। बहुत बुरी बात है, ऐसा है। फिर एक छोटा सा सेक्शन है 245HA, अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर सेटलमेंट कमीशन। वो जो अपन ने देखे थे ना, पहला पड़ाव दूसरा पड़ाव, तो वो उसको अबेटमेंट कहते हैं। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि हमारे से 7 दिन के अंदर बुलाए थे इंफॉर्मेशन, फिर रिजेक्ट कर दिया, या फिर कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, या फिर उसमें जो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है वो नहीं लिखे ऑर्डर में, तो वो वॉइड हो जाता है। या फिर
वो जो टाइम है 18 मंथ्स का, 18 मंथ्स में अगर ऑर्डर पास ही नहीं किया सेटलमेंट कमीशन ने तो अबेट हो जाता है। तो अबेट का मतलब बंद, यानी सेटलमेंट कमीशन के सामने जो केस गया था वो बंद हो जाता है। तो बंद हो गया तो फिर कहां जाता है वापस, एओ के पास, फिर एओ उसको आगे चलाता है। तो वो लिखा है अबेटमेंट। तो उसमें 4 सिचुएशन लिखी है, देखो ये क्लॉजेस है तो इसके हिसाब से मत जाना 1 3 3A, ये क्लॉजेस है, अपन नंबर वाइज लिखेंगे तो 1 2 3 4। तो पहला केस है वो रिजेक्शन का, जहां 7 दिन में हमने से इंफॉर्मेशन बुलाई और रिजेक्ट कर दिया। दूसरा है डिक्लेयर्ड इज इनवैलिड, ये कमिश्नर के ऑर्डर के बाद, कमिश्नर का ऑर्डर नहीं, कमिश्नर के रिपोर्ट के बाद जो इनवैलिड डिक्लेयर किया। या फिर ऑर्डर पास हुआ है नॉट प्रोवाइडिंग फॉर टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, मैंने कहा ना टर्म्स अगर नहीं है तो ऑर्डर इनवैलिड होता है, तो वो भी अबेटमेंट का केस बनता है। या फिर वेर एन ऑर्डर हैज नॉट बीन पास विद इन टाइम, यानी कि 18 मंथ्स, जहां 18 मंथ्स में ऑर्डर पास ही नहीं हुआ तो वो भी अबेटेड। तो ये सारे केसेस में क्या होता है, केस गोज बैक टू एओ, असेसिंग ऑफिसर के पास वापस जाता है। और डेट ऑफ अबेटमेंट क्या है सब केस में, तो वो भी दिया है। तो रिजेक्शन के केस में डेट ऑन विच ये एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, या इनवैलिड में जिस दिन उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर किया। नॉट प्रोवाइडिंग फॉर टर्म्स में क्या लिखा है कि जिस दिन ऑर्डर पास हुआ, द डे ऑन विच योर ऑर्डर अंडर 245D4 वाज पास्ड, पास हुआ लेकिन उसमें टर्म्स नहीं लिखे गए ना, तो वो भी अबेटमेंट हो जाता है, वो ऑर्डर कोई वैलिड नहीं रहता। और आखिरी केस है कि नॉट पास टू एक्सपायरी ऑफ टाइम, द डेट ऑन विच द टाइम पीरियड एक्सपायर्स। तो टाइम पीरियड यानी वही 18 मंथ्स, तो जहां 18 मंथ्स एक्सपायर हो जाएंगे तो केस अपने आप वापस चले जाएगा एओ के पास। और फिर लिखा है देखो, where the proceeding before the commission abates, the assessing officer or as the case may be the income tax authority before whom the proceeding at the time of making the application was pending shall dispose of the case। तो मैटर उसके पास वापस जाएगा और वो अब केस को डिस्पोज ऑफ करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये यहां जो पूरा सच बोला था ना तुमने कमीशन में आकर के, जो पहले एओ को नहीं बताया था, जो इंफॉर्मेशन यहां तुमने दी है, जो जो एक्सेप्ट किया है यहां, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा मटेरियल एओ के पास जाएगा और एओ इसको यूज करेगा टू मेक योर असेसमेंट। वो दिया है देखो, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2, the assessing officer or as the case may be the income tax authority shall be entitled to use all the material and other information produced by the assessee before the commission or the results of inquiry held or evidence recorded by the commission in the course of proceeding before it, as if such material information, inquiry and evidence had been produced before the assessing officer or the authority। ऐसा माना जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ने कलेक्ट की है और फिर वो उसको यूज कर सकता है। बड़ा खतरनाक है। फिर उसमें एक और सेक्शन है 245HAA, ये बहुत सिंपल है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझा देता हूं। जो अपन ने सेटकॉम में टैक्स का पेमेंट किया ना, इसके सामने जब आपने एप्लीकेशन डाला तो एप्लीकेशन के वक्त ही अपन ने टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे किया होगा, है ना। उसके बाद जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर आने के बाद भी हमने कुछ टैक्स भरा होगा। तो ये जो टैक्स और इंटरेस्ट हम कमीशन के सामने पे कर चुके हैं, वो असेसिंग ऑफिसर जब अबेट होकर असेसिंग ऑफिसर के पास जाता तो असेसिंग ऑफिसर टैक्स निकालेगा। तो ये टैक्स जो हम यहां भर चुके हैं ये वहां से माइनस होगा, क्योंकि अपन ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना उतना, तो उसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। जैसे टीडीएस माइनस होता है ना फाइनल टैक्स में से, वैसे ही तो ये टैक्स और इंटरेस्ट जो अपन कमीशन के सामने भर चुके हैं वो अपने को वहां क्रेडिट मिल जाएगा, तो असेसिंग ऑफिसर फिर उसको माइनस करेगा। फिर आई में लिखा है कि ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट कमीशन टू बी कंक्लूसिव, ये ऑर्डर कंक्लूसिव माना जाता है, यानी कि इसमें कोई फर्दर अपील नहीं होता, कोई चैलेंज नहीं कर सकते, नॉन अपीलेबल।
इसको नॉन अपीलेबल ऑर्डर कहते हैं, कंक्लूसिव, फाइनल, खत्म. इट विल नॉट बी रीओपन इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. एक बार मांडवली हो गई तो हो गई, खत्म. और फिर लास्ट में है 245K, ये भी अमेंड हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है. बार ऑन सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट. बहुत इंटरेस्टिंग है. बार यानी के रुक जाओ, बार यानी स्टॉप, बार यानी इनविटेशन नहीं होता. ये बच्चे बड़े अपने भी खतरनाक होते हैं. बार वर्डी का रास्ते से जा रहे बाहर में, बार वर्डी का तो अंदर जाते हैं. अरे बार का मतलब होता है स्टॉप, बार का मतलब इनविटेशन नहीं होता. अच्छा चलो, जोक्स अपार्ट, देखते हैं. तो बार ऑन सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन यानी कि आप दोबारा से सेटलमेंट कमीशन के सामने एप्लीकेशन नहीं कर सकते. कौन से केस में? तो देखो, बहुत खतरनाक सेक्शन है. पहला पॉइंट, वेयर एन ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट पास्ड अंडर 245D4 provides for imposition of penalty on the person who made the application under 245C on the ground of concealment of particulars of his income. तो पहला केस क्या है कि आपने सेटलमेंट में एप्लीकेशन किए और वहां पे ऐसा था ना कि आपको फुल ट्रूथ बोलने का है, पूरा सच बोलने का है. आपने नहीं बोला, आपने कंसीलमेंट किया. कंसीलमेंट किया और पकड़े भी गए. सेटलमेंट कमीशन इंक्वायरी में पकड़ लिया आपको, तो आपके ऊपर कमीशन ऑर्डर तो पास करेगा, साथ में पेनल्टी भी लगा देंगे. साला तुमने कंसीलमेंट किया है. तो अगर उन्होंने पेनल्टी लगा दिया तो फिर दोबारा से हम सेटलमेंट कमीशन में नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते. नंबर 2, कभी नहीं यानी कि जिंदगी में कभी नहीं आ सकते. नेवर इन लाइफ टाइम. Number 2, after the passing of an order of settlement under the subsection 4 in relation to case, such person is convicted of an offence under chapter 22 in relation to that case. यानी यहां तुमने ऑफेंस कमिट किया, कॉन्विक्टेड फॉर ऑफेंस, और सेटलमेंट कमीशन ने, कहने का मतलब ऐसा है कि सेटलमेंट कमीशन ने यहां ऑर्डर तो पास कर दिया, ऑर्डर तो पास हो गया, लेकिन उसके बाद तुमको कॉन्विक्ट भी किया गया, यानी तुमको इम्यूनिटी नहीं दी गई. कहने का मतलब है इम्यूनिटी या तो नहीं दी गई, या वो हमने देखा था ना कि अगर तुम टैक्स को पे नहीं करोगे टाइम में तो इम्यूनिटी को विड्रॉ कर लेंगे. तो इम्यूनिटी विड्रॉ हो गई और तुम्हारे ऊपर इम्प्रिजनमेंट लग गया, तो फिर दोबारा तुम सेटलमेंट कमीशन का चेहरा नहीं देख सकते, कभी नहीं लाइफ में. तो लिखो लिखो नहीं टू से. तो ये 2 केसेस है. अब देखो आगे क्या कहते हैं. देन ही, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां अमेंडमेंट है 2015 का. ही यानी कि ये आदमी जो अंदर गया, और एनी पर्सन रिलेटेड टू सच पर्सन, रिलेटेड टू सच पर्सन, वो जो रिलेटिव का डेफिनेशन देखा था लंबा सा, shall not be entitled to apply for settlement in relation to any other matter. अब ये क्यों अमेंडमेंट किया तो मेरे को समझ में नहीं आया. यानी ऐसा होगा कि गुनाह आपके भाई ने किया, उसने जाके झूठ बोला, वो अंदर गया और सजा आपको मिलेगी. गुनाह तो उसे किया, तो ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गो, तो समझ में आता है जिसने गुनाह किया वो वापस से नहीं जा सकता. यहां तो ऐसा बोल दिया अभी, और एनी रिलेटेड पर्सन कैन ऑल्सो नॉट कम फॉर सेटलमेंट. यानी एक भाई ने गुनाह किया तो सब जितने उसके रिलेटेड पर्सन है सब बार हो गए, कोई नहीं आ सकता. बहुत नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी. ऐसा थोड़ी कहना चाहिए, ये तो सरासर ज्यादती है. खैर लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सेकेंड पॉइंट, where a person has made an application under 245C and if such application has been allowed to be proceeded with under subsection 1 of 245D, such person यानी वो वापस से वही applicant or any related person shall not be subsequently entitled to make an application under 245C. ये भी बड़ी ज्यादती है. देखो,
जिसने एप्लीकेशन डाला, सपोज उसका आपका भाई का कोई केस बना, उसने जाके एप्लीकेशन डाला, उसका सेटलमेंट हो गया, तो पहले पॉइंट में तो क्या था कि आपने काड़ी की थी, यहां तो क्या है कि आपने सब कुछ बराबर, फुल ट्रूथ बोला, सब कुछ बराबर है, आपका सेटलमेंट भी हो गया, अलाउड टू बी प्रोसीडेड विद, सब कुछ हो गया। अब हो गया तो सवाल यह है कि आप दोबारा जा सकते क्या सेटलमेंट में? मान लो 1 साल का हम सेटलमेंट करा के आए 12-13 का, फिर 19-20 में फिर अपने को कोई फ्रॉड में अपन पकड़े गए तो अपने को फिर सेटलमेंट में जाना है, जा सकते क्या? नहीं। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार सेटलमेंट करा सकते हो, बार बार नहीं, एक बार बस। तो अच्छा, यहां भी सच पर्सन लिखा होता तो समझ में आता ना अपने को कि वो पर्सन बार बार नहीं जा सकता, लेकिन साथ में एनी अदर रिलेटेड पर्सन भी लिख दिया है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे आपका एक कंपनी है जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वो अगर सेटलमेंट करा लेता है तो आप उसके रिलेटेड पर्सन हो गए, तो यहां लिखा है कि आप भी कभी सेटलमेंट में नहीं जा सकते। अरे हमारा कोई दूसरा केस हमको जाना है तो नहीं जा सकते। यानी पूरा जो ग्रुप है रिलेटेड पर्सन का, उसमें सिर्फ एक ही आदमी सेटलमेंट करा सकता है, ऐसा मतलब हो गया उसका। और उससे करा लिया तो फिर दूसरा कोई नहीं करा सकता। अरे ऐसा थोड़ी होता। ये सरासर गलत अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने, एकदम ही गलत है, इसको बदलना चाहिए। वेरी बैड, ऐसा थोड़ी होता है। और यहां रिलेटेड पर्सन का फिर से डेफिनेशन दिया, देखो देखा ना, तो रिलेटेड नहीं जा सकता तो कौन नहीं जा सकता। देखो, where such person is an individual, any company in which such person holds more than 50% of the shares or voting rights at any time, or any firm or association of person or body of individual in which such person is entitled to more than 50% of the profits at any time, or any HUF in which such person is a कर्ता। अच्छा, यहां रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन अलग है, हाँ, और वो शुरुआत में जो देखा था वो अलग है, दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। तो यहां पे जो है वो डी बार के लिए कि ये लोग भी नहीं जा सकते, अगर आप सेटलमेंट करा के आ गए तो ये लोग भी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। तो मैं इंडिविजुअल, देखो फारूक हक, मैंने अगर सेटलमेंट करवा लिया तो जो भी कंपनी में मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर्स होंगे, एनी टाइम कभी भी रहे होंगे, वो कंपनीज भी डी बार हो जाएंगी। दे विल नेवर बी एंटाइटल्ड टू गो टू सेटलमेंट। अच्छा, जिस वक्त कंपनी जाना चाहता है उस वक्त मेरे 50% शेयर्स हो कि ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एनी टाइम बोला है, एनी टाइम, मैंने कभी भी कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी अगर मेरे पास कंपनी के 50% शेयर्स रहे होंगे और मैंने अगर सेटलमेंट करवा लिया तो ये कंपनी अपनी लाइफ में कभी सेटलमेंट नहीं करा सकती। वेरी हार्श प्रोविजन ना। या वे सच पर्सन इज अ कंपनी, अगर कंपनी ने सेटलमेंट करवाया है, then any individual who held more than 50% shares or voting rights in such company at any time before the date of application before the commission by such person, यानी कंपनी जिसमें मेरे पास 50% शेयर्स है, अगर उसने सेटलमेंट करवा लिया, कंपनी ने सेटलमेंट करा लिया, तो मैं फारूक हक कभी नहीं जा सकता सेटलमेंट कराने, क्योंकि मेरे पास उस कंपनी के 50% शेयर्स थे, कभी तो भी, कभी भी, एनी टाइम। वेरी बैड। इफ सच पर्सन इज अ फर्म, फर्म ने अगर सेटलमेंट करवाया होगा या एओपी ने या बीओआई ने, देन एनी इंडिविजुअल हु वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन 50% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म और एओपी, तो वो पर्सन्स नहीं जा सकते, यानी उसके मेंबर्स। या फिर एचयूएफ ने करवाया है लास्ट में, तो उसका कर्ता जो है वो कभी सेटलमेंट नहीं करा सकता। बहुत ज्यादती, बहुत ज्यादती, वेरी बैड अमेंडमेंट। अरे सबको अपनी अपनी गुनाह के मगफिरत के लिए मौका मिलना चाहिए, मगफिरत ही नहीं, माफी करवाने के लिए। कंपनी ने करवाए तो हम नहीं करा सकते, हमने कराया तो कंपनी नहीं करा सकती। दैट इज बैड इनफ, नॉट अ गुड अमेंडमेंट, सॉरी। खैर, तो वो था